बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। जब तक अम्मा दूसरी रस्सी पर सूट डालकर पलटी, इस दौरान इसने तमाम कपड़े रस्सियों पर फैलाकर दोनों बाल्टियां खाली कर डाली थी। अम्मा इसकी फुर्ती पर हैरान सी रह गई। ताहम मुंह से कुछ कहे बगैर अम्मा ने बाल्टियां उठाई और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। ध्यान से अम्मा, मुझे ऐसा लगता है तुम सीढ़ियों से गिर पड़ोगी। वो कहना तो कुछ और चाहती थी, लेकिन जाने किस तरह इसके होंठों से ये अजीब से अल्फाज निकल पड़े। इसके लबों से इन अल्फाज का अदा होना था कि अगले लम्हे अम्मा का पैर फिसला और वो तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए सीढ़ियों से लड़खड़ाती चली गई। अम्मा के लबों से आजाद होने वाली चीखें सुनकर इसकी दोनों बड़ी बहनें कलसूम और महम भी कमरे से निकलकर अम्मा की तरफ दौड़ी। वो भी तेज रफ्तारी से सीढ़ियां फलांगती हुई अम्मा के सर पर पहुंच गई। हाय कम वक्त मनूसमारी, किस कदर काली जुबान है तेरी। अम्मा तकलीफ के बावजूद इसे कोसने से बाज न आई। वो अम्मा को सहारा देने के लिए जूं ही आगे बढ़ी, अम्मा ने गुस्से और नफरत से इसका हाथ बेदर्दी से परे हटा दिया। दूर हट, कम वक्त मारी मनूस कहेंगी। अम्मा के लबों से कोसने का तूफान अमड़ पड़ा। दोनों बड़ी बहनों को जब इल्म हुआ कि अम्मा के गिरने की अजीम पेशन गोई इसकी जुबान मुबारक ने की थी, तो इन दोनों ने भी बिला तकल्लुफ इसे मनूस का लक़ब अनायत फरमा दिया और इस पर बेफजूल गुस्सा करती हुई अम्मा को सहारा देकर कमरे में ले जाने लगी। ये वाकया इसकी मनूसियत की इब्तिदा का ऐलान साबित हुआ। इस वाक़े के बाद दीगरे होने वाले कुछ और वाकयात ने इसकी शख्सियत पर मनूस होने की मोहर तस्दीक साबित कर दी। वो खुद भी हैरान थी कि इसके लबों से ऐसे अल्फाज क्यों और कैसे अदा हो जाते थे। वो कुछ और कहने के लिए मुंह खोलती, लेकिन इसके लबों से निकल कुछ और जाता था। बहरहाल अम्मा के कमर की चोट शदीद थी। वो पलंग से जा लगी। जब जब अम्मा को कमर में दर्द की टीसें उठती, अम्मा के लबों से इसके लिए गालियों और बद्दुआएं निकलती। अम्मा इसे अपने करीब भी भटकने ना देती। अम्मा को ये खौफ दामनगीर था कि कहीं इनकी ये मनूस बेटी किसी दिन इनकी मौत की पेशन गोई भी ना कर बैठे। रिश्ते तय करवाने वाली औरत मासी रुकैया एक दिन अम्मा से मिलने आई और इन्हें कलसूम के लिए लड़का मिल जाने की खुशखबरी सुनाकर अम्मा की तकलीफ को आधा कर दिया। आज शाम लड़के वाले अपनी कलसूम को देखने आएंगे, लेकिन ये कार्रवाई मखसूस ही होगी। तुम रिश्ता पक्का समझो, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द कलसूम अपने घर की हो जाएगी। मासी रुकैया की बात सुनकर कलसूम के दिल की मुरझाई हुई कली एकदम से खिल उठी। वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगी। अम्मा के हुक्म पर इसने फौरन से नहा धोकर एक कम पुराना कॉटन का सूट निकाल कर पहना और हल्का फुल्का मेकअप करके लड़के वालों की आमद का शिद्दत से इंतजार करने लगी। इसके उदास चेहरे पर खुशी के कई रंग लहरा रहे थे। दिल की उदास बंजर जमीन से खुशी की एक लहर उठ रही थी। कलसूम की शोखी लौट आई। वो बेबात खिलकर हंसने और मुस्कुराने लगी। सनम ने जो अपनी आपा में ये तब्दीली देखी तो वो हैरान हुए बगैर ना रह सकी, और जब इसे कलसूम आपा की खुशी का राज मालूम हुआ तो एक बार फिर इसके लबों से बिला साकत ये जुमला फिसल पड़ा कि इंतजार फजूल है, आपा वो लोग नहीं आएंगे और मासी रुकैया भी अब यहाँ कभी नहीं आएंगी। इसकी इस बात पर आपा कलसूम ने नफरत और गुस्से से की तरफ देखा। चुप कर मनहूस कहीं की, और दफा हो जाओ यहाँ से। शाम होते मेहमानों की आमद के इंतजार में मजीद शिद्दत आ गई। आपा कलसूम का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था और दिल में अनजाने खौफ ने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए थे। शाम आहिस्ता आहिस्ता सरकती चली गई और इसकी जगह रात आन वारद हुई, लेकिन मेहमान ना आए। रात के बाद सुबह, सुबह के बाद दोपहर और दोपहर के बाद फिर एक और शाम आ गई, लेकिन किसी ने इनके दरवाजे पर दस्तक ना दी। आपा कलसूम अम्मा के गले से लगकर रो पड़ी। इनकी तो दिल की दुनिया ही जैसे उजड़ कर रह गई।
आपा तुम क्यों रो रही हो, इसका पूछना था कि आपा कुलसूम ने एक झटके से गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा। बेअख्तियार आपा कुलसूम का हाथ उठा और इसके गाल पर अपनी उंगलियों का सुर्ख निशान छोड़ गया। थप्पड़ इस कदर शदीद था कि वो लड़खड़ा कर रह गई। ये मनहूस है, ये वाकई मनहूस है। इस मनहूस ने कल ही कह दिया था कि इंतजार फजूल है आपा, वो लोग नहीं आएंगे। जाने इस नहुसत की पोटली ने इस घर में जन्म क्यों लिया है। इसे मार डालो अम्मा, वरना इसकी नहुसत हमें बर्बाद करके रख देगी। आपा कुलसूम ने भी अपनी नफरत की तलवार चलाकर इसकी हस्ती के टुकड़े टुकड़े काट डाले। वो सारा दिन रोती रही, लेकिन किसी ने इसे प्यार ना किया। अम्मा के बाद आपा कुलसूम भी इससे उखड़ी उखड़ी रहने लगी, लेकिन वो क्या करती, तीर कमान से और बात जुबान से निकलने के बाद लौटकर नहीं आया करती। इससे लोगों की नफरतें समेटने या अपने दामन में नफरत के फूल जमा करने का कोई शौक ना था। इसलिए बहुत सोचने के बाद इसने ये फैसला किया कि आइंदा वो अपनी जुबान को किसी भी किस्म के इजहार से बाजी रखेगी। लेकिन ऐसा सोचना आसान और इस पर अमल करना मुश्किल था। एक गूंगा इंसान भी कई बार बाख्तियार कुछ कहने के लिए अपने लब खोल बैठता है, फिर वो तो जुबान रखती थी, कैसे मुस्तकिल खामोश रह सकती थी। यही वजह है कि एक दिन इसने अपनी महम बाजी को अपनी एक सहेली की शादी में जाने के लिए तैयार होते देखा। बाजी आप शादी में ना ही जाएं तो बेहतर है। इसकी बात पर महम बाजी ने यूं ही पूछ लिया क्यों। जवाबन इसने अपनी नजरें महम बाजी के प्यारे चेहरे पर टिकाते हुए बड़े ही पुरस्कार अंदाज में कहा, तुम्हारा चेहरा बेदाग ही अच्छा लगता है, अगर आधा चेहरा जल गया तो बहुत बदनुमा लगेगा। इसके आखिरी जुमले ने महम बाजी को हिलाकर रख दिया। वो ये कहकर किसी सहजदा इंसान की तरह चलती हुई बाहर निकल गई। शादी महम की बहुत ही अच्छी और पक्की सहेली की थी, इसलिए इसने हर किस्म के डर खौफ को दिमाग से नोच फेंका और शादी में चली गई। चंद घंटों बाद जब इसकी वापसी हुई तो वो बुरी तरह रो और तड़प रही थी, क्योंकि इसका आधा चेहरा जला हुआ था। शादी में बारबेक्यू खानों का एहतमाम था। किसी का धक्का लगने से वो तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए सुलगते हुए कोलों पर जा पड़ी थी, जिसके नतीजे में इसका आधा चेहरा झुलस कर रह गया था। महम का चेहरा झुलसने वाले खौफनाक वाक़े के बाद इसके मनहूस होने में जो थोड़ा बहुत शक था वो भी एकदम से मिट कर रह गया। वो खुद भी इस सूरत हाल से एकदम से परेशान हो उठी थी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी जुबान को रोकने से कतई बेबस थी। जाने क्यों आज खुद इसकी जुबान बेकाबू हो जाया करती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई नदीदा कुव्वत इसके वजूद में दाखिल होकर इससे ये सब कहलवाती थी। इसकी समझ से बाहर था कि इस काम के लिए किसी भी नदीदा कुव्वत ने इसी का इंतखाब क्यों किया था। सनम बेटी दरवाजा बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। सुबह नाश्ते से फारग होने के बाद अब्बा जान दरवाजे से बाहर निकलकर बोले। वो अब्बा जान की आवाज पर हवा के बगोले की मत दरवाजे पर आन पहुंची। कहाँ जा रहे हो अब्बा जी? इसने स्कूल यूनिफॉर्म का सफेद दुपट्टा सर पर टिकाते हुए दरियाफ्त किया। कहाँ जाऊंगा बेटा, मजदूरी की तलाश में जा रहा हूँ। रहने दे अब्बा, आप घर पर ही रहें, 3 दिन तक आपको कहीं भी काम नहीं मिलेगा, फिर क्या फायदा धूप में ख्वार होने का। इसके ये अल्फाज रोटियां पकाती अम्मा के कानों ने भी बिल्कुल वाजिया सुने। अम्मा का पारा एकदम से हाई हो गया। इनका हाथ बेख्तियार एक प्लेट की तरफ बढ़ा और प्लेट फसा में सनसनाती हुई सनम की पुश्त से जा टकराई। मनहूस मारी नहुसत की नानी, सुबह ही सुबह तू कोई अच्छी बात मुंह से निकाला का। तेरा अब्बा अगर घर बैठ गया तो क्या हम खाएंगे, क्या खाक फूंकेंगे या तेरा गोश्त चबाएंगे। अम्मा ने इस कदर गुस्से और नफरत से कहा कि वो अपनी पूरी जान से लर्ज उठी। खाने की तुम फिक्र ना करो, शाह साहब के हाथ से 3 दिन तक बहुत खाना आएगा। इसने फौरन कहा और झिझक कर प्लेट उठाकर मुनासिब जगह पर रखती हुई कमरे में घुस गई। सब हैरत से हैरान रह गए। इनमें से कोई भी किसी शाह साहब से वाकिफ ना था। तुम क्यों अपनी जगह जम गए हो? क्या वाकई बेटी के कहने पर घर बैठ जाओगे? अम्मा की तोपों का रुख अब्बा जान की सिमत हो गया। शाम के वक्त अब्बा जान मायूसी की चादर में मुंह छुपाए घर में दाखिल हुए। इन्हें कहीं भी काम नहीं मिला था, ताहम वो खाली हाथ नहीं थे। इनके हाथ में कपड़े से ढका एक बड़ा सा थाल था, जिससे लजीजा बिरयानी की महक उठ रही थी।
ابا جان نے بتایا کہ کام تو کہیں نہیں ملا، لیکن ہمارے نصیب کا رزق ہمیں مل گیا ہے۔ اپنے مکان سے 8-10 گھر چھوڑ کر کریم شاہ صاحب کا گھر ہے۔ محلے کے بہت ہی باعزت اور معتبر انسان ہے۔ آج دوپہر ان کی بیوی وفات پا گئی۔ یہ بریانی انہی کے گھر سے ان کا نوکر دے کر گیا ہے۔ تمام گھروں میں بریانی سے بڑے تھال پہنچائے جا رہے تھے۔ شاہ صاحب کے ملازم نے یہ بھی کہا ہے کہ 3 دن تک کھانا ان کے گھر سے ہی آیا کرے گا۔ یہ سن کر اماں نے پہلی فرصت میں اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اطراف سے بے نیاز اپنی گڑیا کو کپڑے پہنانے میں مگن تھی۔ گرما گرم بریانی پر سب اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے کئی دنوں کے فاقے کے بعد کھانا میسر آیا ہو۔ ویسے کچھ تو یہ بات سچی تھی، ایک طویل وقت کے بعد انہیں زردہ بریانی کھانا نصیب ہوا تھا۔ بھنڈی، گوبھی، توری، کدو اور دالیں کھا کھا کر ان کے چہرے کی چمک بھی مند پڑ چکی تھی۔ کھانے کے دوران بھی اماں اور دونوں بڑی بہنیں اسے نفرت سے گھورتی رہی۔ 3 دن تک واقعی کریم شاہ صاحب کے ہاتھ سے قورمہ، تندوری روٹیاں اور بریانی پلاؤ کے تھال آتے رہے۔ ان تھالوں میں اتنا کھانا ہوتا کہ سب پیٹ بھر کر کھاتے، پھر بھی کھانا بچ جاتا جو اماں رات کے لیے سنبھال کر رکھ دیتی۔ اور 3 دن تک ابا جان کو کہیں کام بھی نہ ملا۔ البتہ چوتھے دن انہیں ایک ٹھیکیدار نے روزانہ کی اجرت پر مہینے بھر کے لیے اپنے پاس مزدور رکھ لیا۔ دن پر دن گزرتے رہے۔ اس کی زبان کی نحوست نے سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے کر ایک نامعلوم سی اداسی ان کا مقدر کر دی۔ اس کی زبان کی نحوست کے زہریلے سانپ سے ان کے پڑوسی بھی اپنا دامن نہ بچا سکے۔ ایک دن پڑوس میں رہنے والی آپا سگرا ایک پلیٹ میں کچھ مٹھائی لیے حاضر ہوئی اور مٹھائی کی پلیٹ اماں کو دیتے ہوئے بتانے لگی کہ خیر سے میرا بیٹا امریکہ جا رہا ہے، وہاں اسے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، اس کی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا کرنا۔ ابھی اماں نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کی پلیٹ کی طرف ہاتھ ہی بڑھائے تھے کہ کھلونوں سے کھیلتی ہوئی صنم نے ایک دم سے چہرہ اٹھا کر اور اپنے لبوں کو جنبش دی۔ خالہ، آپ کا بیٹا امریکہ نہیں جیل جائے گا۔ اس کے لبوں سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ آپا سگرا کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی، جبکہ اماں ایک دم سے بے جان سی ہو گئی۔ بیٹی، کیوں ایسے برے الفاظ منہ سے نکالتی ہو؟ میرا بیٹا کیوں جیل میں جائے گا؟ اس نے کیا جرم کیا ہے جو وہ جیل جائے گا؟ آپا سگرا کا تن بدن غصے کی آگ سے سلگ اٹھا۔ اس نے مٹھائی کی پلیٹ اماں کے ہاتھوں سے جپٹ کر لے لی۔ مٹھائی کیا، اب تو زہر لے کر دوں گی، منحوس کہیں، اللہ کرے میرے بیٹے کی تمام بلائیں اس منحوس لڑکی سے لپٹ پڑے۔ آپا سگرا کے جاتے ہی اماں اس کی طرف لپکی اور ایک زوردار قسم کے 2 تھپڑ اس کی پیٹھ پر رسید کر دیے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور حیرت سے اماں کی طرف دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ اچانک ہی اماں نے اسے کیوں مارا تھا۔ منحوس ماری، کبھی تو اپنی زبان کو آرام بھی دے دیا کر، ہر وقت کوئی نہ کوئی بری بات منہ سے نکالتی رہتی ہے۔ میں کسی دن تیری یہ کالی نحوست کی بری زبان ہی کاٹ ڈالوں گی، یاد رکھنا۔ اماں غصہ کرتی ہوئی چلی گئی اور وہ پھر سے کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ دوسرے دن اماں ڈرتے ڈرتے محلے میں نکلی تو ان کے کانوں تک یہ بری خبر پہنچی کہ آپا سگرا کا بیٹا جیل میں بند ہے۔ اس کے تمام کاغذات جعلی تھے۔ ایک دن محلے سے ایک اور خاتون اپنی بہو کے ساتھ ان کے ہاں تشریف لائی۔ 6 ماہ قبل اس عورت نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی تھی۔ باتوں کے دوران خاتون نے کہا، بیٹے کے سر پر سہرا دیکھنے کی خواہش تو پوری ہوئی، اب اللہ سے یہ دعا ہے کہ اپنے پوتے پوتیوں کو بھی اپنی گود میں کھلاؤں۔ اس سے پہلے کہ اماں اس کی بات پر آمین کہنے کے لیے اپنے لبوں کو حرکت بھی دے پاتی، جو قریب ہی بیٹھی تھی ایک دم سے بول پڑی، آپ کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی، آپ کی یہ بہو کبھی ماں نہیں بنے گی۔ الفاظ ہی ایسے تھے کہ ساس بہو دونوں کو ایک وقت آگ سی لگ گئی۔ تمام تر ادب، تمیز اور لحاظ ایک طرف رکھ کر ان خواتین نے اماں کو وہ کھری کھری سنائی کہ اماں حیران رہ گئی۔ وہ دونوں خواتین جب اپنے دل کا غبار نکال کر چلی گئی تو اماں بھی ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھی۔
और इसे बालों से पकड़कर मारने लगी। वो रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन ना तो अम्मा का हाथ रुका और ना ही दोनों बहनों में से कोई इसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। क्या बात है अम्मा, तुम मुझे हर वक्त क्यों मारती रहती हो? इसने हिचकियों से रोते हुए दरियाफ्त किया। मेरा बस चले तो तुझे जान से ही मार डालूं, अम्मा ने गुस्से से कहा। अगले लम्हे अम्मा ने अपने दोनों हाथ इसके आगे जोड़ते हुए कहा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुझे अल्लाह का वास्ता है अपनी जुबान बंद रखा कर। क्यों तू मुझे मोहल्ले में जलील करवाने पर तुली बैठी है? तू हमसे किस बात का बदला ले रही है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू आखिर चाहती क्या है? अम्मा ने जोरों कतार रोते हुए कहा। इसे अम्मा की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। जाने अम्मा क्या कह रही थी और क्यों रो रही थी। वो हिचकियां लेती हुई सिर्फ अम्मा के हिलते हुए होंठ देख रही थी। इसने अपने घर वालों के इस रवैये की शिकायत मराफील से कर दी, जो ये सुनकर तड़प ही उठा। सब तुम्हें मारते हैं, ये तुम मुझे अब बता रही हो। फिक्र मत करो, आज के बाद कोई तुम्हें हाथ तो क्या उंगली भी नहीं लगाएगा। आज से मैं आजाद हो चुका हूँ। अब मैं सिर्फ छत तक महदूद नहीं हूँ, जहाँ चाहे जा सकता हूँ, मराफील ने कहा। क्या मतलब? इसने हैरत वो नासमझी से दरियाफ्त किया। जवाब में मराफील ने इसे बताया कि पहले वो इन्हीं के मकान में बसेरा किए हुए था। इस मकान में जो भी रहने आता था वो इन्हें बहुत सताता, डराता और परेशान करता था। इसकी शरारतों की वजह से कोई इस मकान में ज्यादा दिन ठहर नहीं पाता था। एक दिन एक बुजुर्ग इस मकान में आकर रहने लगे। वो बहुत अल्लाह वाले इंसान थे। हस्बे आदत इसने बुजुर्ग को भी बहुत सताया और परेशान किया। तैश में आकर बुजुर्ग ने एक अमल पढ़कर इसे काबू कर लिया और छत पर लाकर इसे अपने अमल के हसार में कैद कर लिया। अब ये हसार उसी वक्त टूटेगा जब खुदा ना खास्ता मेरी औलाद या औलाद की औलाद में से किसी के लबों से जाने अनजाने कोई गाली निकल पड़ेगी। इस वक्त तक तुम यूं ही कैद रहोगे और इस छत तक ही महदूद रहोगे। इसका ख्याल था कि ये कैद ज्यादा तवील साबित ना होगी, क्योंकि इंसान खता का पुतला है। कभी तो इन बुजुर्ग की औलाद में से किसी के लबों से नदानी में कोई गाली निकल पड़ेगी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 10 साल गुजर गए और वो बुजुर्ग के खींचे गए हसार का कैदी बना रहा। इस दौरान वो बुजुर्ग भी ये मकान और मोहल्ला छोड़कर कहीं और चले गए। आज एकदम से इनका वो हसार टूट कर रह गया और मैं आजाद हो गया। पहले मैं इस हसार में से किसी इंसान के कंधे पर सवार होकर कुछ वक्त के लिए बाहर निकल आता था। मराफील ने खुश होकर इसे तफसील से आगाह किया। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 3 का विजिट करें। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।